जय गौ माता, जय गौपाल। कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर जब भी वीडियो आप देखते हैं इस चैनल पे तो उसमें स्वामी चिन्मयानंद जी ही आपको इस जयघोष के साथ शुरुआत करते हैं। पर आज ये एपिसोड कुछ खास होने वाला है। रुकिए, अभी जाना नहीं है, स्वामी जी भी हमारे साथ हैं। आज हम उनके साथ एक विशेष पॉडकास्ट करने वाले हैं और जिसमें हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। गाय के बारे में, कामधेनु गौशाला के बारे में, गौपालन के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं गागर के अंदर सागर भरने की, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता और मैं स्वामी चिन्मयानंद जी को स्वागत करता हूँ। स्वामी जी, आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है? बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा हूँ। आप सुनाइए, कैसे हैं? स्वामी जी, बात ऐसे है कि इस चैनल पे आप ही शुरुआत करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो की भी आप वैसे ही जयघोष लगाकर पहले शुरुआत करें हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल सही कहा अमन जी आपने। जय गौ माता, जय जय गौ गोपाल। आप सबका कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। ये हुई बात स्वामी जी। दरअसल आप जो दर्शक मैं देखता हूँ, जैसे ही आपकी वीडियोस देख रहे होते हैं तो वो इस जयघोष को आपके साथ ही लगाते हैं और उसके बाद आप जो ज्ञान देते हैं सभी को बहुत अच्छा लगता है। और स्वामी जी, आज मैं आपसे जो बातें करने वाला हूँ, जो प्रश्न है, मैंने आपकी सभी चैनल की वीडियोस भी देखी और लोगों के साथ भी हम गौ सेवा में लगे हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो जनमानस के, गौ भक्तों के, गौ प्रेमियों के हैं, तो उन पे हम आपसे बात करेंगे। तो पहले तो ये है कि शुरुआत ऐसे करते हैं कि आप की जो यात्रा है, ये एक गौ पालन के लिए, देसी गौ पालन के लिए जो क्रांति आपने ला दी है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसे शुरू हुई और कैसे। यात्रा की आपने अमन जी बात की है, तो यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन मेरे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनका मैं शिष्य हूँ, उनकी कृपा से ये यात्रा, गौपालन की यात्रा बड़ी सुखद रही और बहुत बड़ा अनुभव हमने इसमें प्राप्त किया है। बिल्कुल, अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल। यात्रा चल रही है। तो यात्रा की शुरुआत के विषय में जो आपने पूछा है, यात्रा की शुरुआत हुई थी, गुरु महाराज जी अक्सर जब विचार होते थे तो महाराज जी देसी गाय की बात करते थे। उनकी बातें बड़ी गहन होती थी, जो हमारे दिमाग में उस समय हम सुन तो लेते थे, लेकिन उतनी गहराई को हम माप नहीं पाते थे। लेकिन फिर महाराज जी ने दिशा निर्देश दिए कि देसी गौ पालन करना है, उसकी गंभीरता के विषय में बताया। अच्छा। उसमें देसी गाय कहाँ होंगी, कैसी दिखती हैं, उनके लक्षण क्या है, तो इन चीज़ों के ऊपर महाराज जी ने बहुत विस्तृत बताया पूरी टीम को। तो फिर महाराज जी ने निर्देश किया कि आप लोग उन क्षेत्रों में जाएं। तो यात्रा शुरू हो गई। अच्छा। तो यात्रा हज़ारों किलोमीटर की यात्रा रही है। मैं कुछ समय में इसको नहीं कंप्लीट कर सकता, लेकिन जैसे जैसे चलते गए, गुरु महाराज जी की बातें हमें स्मरण थी, जो उन्होंने बताया था, तो उन्हीं को मापदंड बना के हम भारत भ्रमण तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो जो क्षेत्र महाराज जी ने बताए थे उन क्षेत्रों में हम गए। गुज्जर समाज से मिलने का मौका मिला, गौपालकों से मिलने का मौका मिला, गौशालाओं में जाने का मौका मिला, हालांकि पहले भी जाते थे, और वैज्ञानिकों को मिलने का मौका मिला, अनुसंधान केंद्रों को विज़िट करने का मौका मिला, और ज्ञान अर्जित करते गए। तो फिर गायों को लेना शुरू किया। उस समय देसी गाय का इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था जैसे आज है। बिल्कुल। ठीक है, देसी गाय थी, लोग पालते थे, लेकिन जो उसकी वैज्ञानिक पक्ष था वो लोगों को ज्ञात नहीं था जिनसे हम मिले। तो धीरे धीरे गाय आई, और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब पहला ट्रक आया गायों का,
ये बहुत साल पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात होगी। तो गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न थे। उनका जो दिनचर्या थी, उस दिनचर्या के अंदर गुरु महाराज जी ने इतना समय उन गायों को दिया और अपने हाथों से गुरु महाराज जी उनको प्रसाद खिलाते थे, उनसे स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। कभी कभी अपने कक्ष की तरफ ही बुला लेते थे, हालांकि गौशाला से दूर है कक्ष। अच्छा। और सभी गायों को बुला लेते थे वहाँ। तो बहुत प्रेम और गुरु महाराज जी की ऐसी प्रसन्नता देखकर हमें लगा कि ये चीज़ हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। तो फिर संख्या बढ़ती गई, धीरे धीरे चिन्हित करते के गाय। बहुत बड़ी टीम थी, मैं कोई अकेला नहीं था। तो सभी ने अपने अपने सहयोग से चलते गए और जैसे गायों की नस्ल को देखकर, इसे आप ये समझ लीजिए कि फिनोटाइप होता है, एक जीनोटाइप होता है। स्वामी जी, ये जो फिनोटाइप है, जीनोटाइप है जी, इनका क्या फ़र्क होता है, कैसे हम देखते हैं? फिनोटाइप मतलब कि बाहरी जो उसकी दिखती कैसी है, मतलब कि गाय की नस्ल की शुद्धता को अगर परखते हैं ना हम लोग, तो बाहर से दिखने में मान लीजिए साहिवाल नस्ल है जो पंजाब प्रांत की नस्ल है। हाँ जी। तो उसका मुख, माथा, पूंछ, उसका ग्रिथ, उसकी पूरी बॉडी कंडीशन जो है वो अपने आप को बता देगी कि मैं साहिवाल हूँ, लेकिन आपको परख होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फिनोटाइप हो गया। ठीक है। जीनोटाइप वो दूध कितना देती है, उसके जीन्स में मतलब क्या गुण है, ये दूध की बाल्टी से पता लगेगा। तो दोनों मापदंडों को साथ लिया हमने और यात्रा चलती गई और गाय आती गई और ये यात्रा अभी भी जारी है। हालांकि अब हम गाय नहीं खरीदते, लेकिन हमारे पास पर्याप्त गाय हैं। लेकिन जब सड़क पे हम वैसे कोई यात्रा करते हैं, गाय वाली नहीं, तो फिर भी कोई ऐसा झुंड मिल जाता है गायों का, तो गाड़ी रुक जाती है। मतलब कि यात्रा कोई और चल रही होती है, आध्यात्मिक यात्रा होती है, लेकिन उसको देखकर गाड़ी रुक जाती है कि ये गाय कितनी सुंदर है। उसको पालक को भी प्रोत्साहित करते हैं हम लोग, उसे और भी जो सीखा है गुरु महाराज जी से उसे बताने का प्रयास करते हैं। सो यात्रा चल रही है जी, अच्छी चल रही है यात्रा। स्वामी जी, आपने तो कह रहे हैं कि चलो पहले की, अभी मुझे लगता है कि देश विदेश पूरे भारत से लोग यात्रा करके गौशाला में गाय के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ये बहुत ही महाराज जी की विशेष कृपा है और भारत सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिला कामधेनु गौशाला का, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, अवार्ड हमें दिया गया, कामधेनु अवार्ड उसे बोला गया। एक होता है गोपाल रत्न, एक होता है कामधेनु अवार्ड। अच्छा। गोपाल रत्न होता है जो इंडिविजुअल व्यक्ति कर रहा है गौपालन, एक व्यक्ति कर रहा है, उसे गोपाल रत्न बोलते हैं उसे। और जो सामूहिक रूप में जैसे गौशाला, उसे कामधेनु अवार्ड उन्होंने, भारत सरकार ने ऐसा कहा। तो 2017 में हमें तो पता ही नहीं था कि कोई टीम आई है, एक दो बार वो टीम आई, हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो कौन लोग हैं। अच्छा। तो वो सारी जजमेंट कर रहे थे, गौशाला के अलग अलग सवाल बड़े किए उन्होंने। उनके साथ पंजाब सरकार के उस समय के प्रतिनिधि थे, तो विजिट करने आए थे, तो हमने उनको बातें बता दी सारी की सारी। तो 15-20 दिन बाद हमें पंजाब सरकार की तरफ से जो साथ लेकर आए थे उन्हें, तो उन्होंने कहा स्वामी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी गौशाला को नॉर्थ इंडिया की, उत्तर भारत की प्रथम गौशाला का भारत सरकार ने अवार्ड दिया है। क्या बात। तो ये चीज़ हमारे लिए एक बड़ा एक ऐसा क्षण था जो बड़ा भावुक था। हमें लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से महाराज जी ने सफ़र शुरू किया था और उनकी प्रेरणा से आज उत्तर भारत की प्रथम गौशाला का अवार्ड मिला। हालांकि यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं होता कि गौपालक को अवार्ड मिले तो ही उसने गौपालन करना है। हाँ, सरकारों ने प्रोत्साहन के लिए ऐसा प्रयास शुरू किया, इसके लिए सरकारों को मेरा साधुवाद। लेकिन अवार्ड ना भी मिले तो गौपालन तो इस धरती पे हजारों सालों से हो रहा है। हाँ, अगर हमने देसी गाय की दिशा निर्धारित करनी है तो ऐसे अवार्ड्स, ऐसे प्रोत्साहन काफ़ी बड़ा रोल अदा करते हैं जी। तो ये थी कामधेनु अवार्ड हमें जो मिला। मैं स्वामी जी रिसर्च भी कर रहा था ना साथ के साथ, तो जो भारत सरकार ने अवार्ड शुरू किया तो पहला ही अवार्ड कामधेनु गौशाला को मिला है, तो आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। और वैसे भी भारत सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे मेले किए जाते हैं जिसमें कंपटीशंस रहते हैं,
दूध के, और जैसे आपने बताया कि फिनोटाइप और जीनोटाइप देख के अवार्ड में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन दी जाती है। ऐसे बहुत सारे मेले होते हैं, पंजाब में भी होते हैं, भारत में भी होते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे कामधेनु गौशाला ने और कितने अवार्ड जीते? दरअसल देखा जाए तो अमन जी, हम किसी मेले में पार्टिसिपेट नहीं किया। मेले में जाते ज़रूर हैं, हमारी स्टॉल्स लगती हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं, लेकिन गौएं लेकर नहीं गए हम, ना नंदी लेके गए हैं। अच्छा। बात ऐसी है कि हालांकि हमें बहुत साल पहले बोला गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और भी आयोजकों की तरफ से भी कि आप अपनी गाय लेकर आइए, अपने नंदी इतने शुद्ध नस्ल के नंदी हैं, शुद्ध नस्ल की गाय हैं, तो आप तो लाखों रुपया इसमें जीतेंगे। बिल्कुल। तो हालांकि अच्छी भी लगती थी बात सही बात है। लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों में हम ये बात लेके गए, पूरी एक टीम गई कि महाराज जी ऐसा ऐसा मतलब कि हो रहा है, तो हमें लेके जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये सारा कार्य शुरू किया, तो उनकी अनुमति ज़रूरी होती है। गुरु की अनुमति वैसे भी शिष्य के लिए सर्वोपरि होती है। बिल्कुल। तो गुरु महाराज जी पूछने लग गए, कहते अच्छा क्या क्या होता है वहाँ मेले के ऊपर। तो हमने महाराज जी को बताया, महाराज जी वहाँ मिल्क के कंपटीशन होते हैं, जिसमें ज़्यादा दूध देने वाली गायों को भी अवार्ड दिया जाता है, जो सुंदर दिखती हैं उनको भी अवार्ड दिया जाता है, बछड़ियाँ होती हैं, काफ रैली होती है, मतलब काफ़ी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है इनसे। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं कि वहाँ कौन कौन आता है। तो हमने कहा महाराज जी उसमें जैसे गौपालक आते हैं, ब्रीडर्स आते हैं, गुज्जर समुदाय आता है, गौ जैसे अलग अलग लोग आते हैं। तो वो महाराज जी कहते हैं वो अपनी गाय लेकर आते हैं वहाँ पर। हमने कहा महाराज जी वो तो लेकर आते हैं। तो महाराज जी कुछ समय के लिए ना मौन हो गए। तो हम सोच रहे थे महाराज जी अब आदेश कर देंगे तो हम गाय लेके चले जाएंगे। बिल्कुल। तो महाराज जी ने जो आदेश किया थोड़ा हमें उस समय हैरान कर रहा था। महाराज जी कहते कभी भी मेले में नहीं जाना, मतलब कि कभी भी ऐसे कंपटीशन में आपने नहीं जाना। तो हम महाराज जी की तरफ ऐसे देखने लग गए। महाराज जी ने फिर जो बात कही वो बात बहुत ही मार्मिक थी, जो कि बहुत ही बड़ा संदेश दे रही थी। महाराज कहते हमने लोगों में प्रोत्साहन पैदा करना है। अच्छा। देसी गौपालन को लेकर, ठीक है, तो अवार्ड तो उन्हें मिलने चाहिए ना, जो लोग अपनी गाय बछड़ी लेकर आए हैं, वो उन्हें अवार्ड मिलेगा, तो वो और इस देसी गौपालन की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। संस्थाएं जो हैं उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि खुद जाके कंपटीशन में खड़े होना चाहिए। तो ये जो जवाब था ये हमने सोचा भी नहीं था। तो महाराज जी कहते नहीं जाना, हाँ देखने के लिए जाओ, लेकिन कंपटीशन में नहीं लेके जाना। लोगों को, जो लोग आए हैं, ब्रीडर्स हैं, गौपालक हैं, गुज्जर समुदाय है, जो भी आया है उसे खूब अवार्ड देने चाहिए। तो उसके बाद हम कहीं नहीं गए वैसा, हम जो अवार्ड दिया गया बस वही है हमारे पास। हाँ इतना ज़रूर मैं कहूँगा, हमसे लोग बछड़ा लेके जाते हैं। अच्छा। जो नस्ल सुधार के लिए, या गाय लेके जाते हैं, तो वो बताते हैं कि वो मेलों में उन्हें लेके चले जाते हैं। तो ऐसे खूब हैं जिन्होंने मेले जीते हैं, हमारी बछड़ों ने, बुल्स ने, जो उन्होंने पाले और उन्हें अवार्ड मिल गया है ना। अच्छा। तो वो अवार्ड भी तो अमन जी हमारे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्यों ना ऐसा सोचें कि जो भी अवार्ड किसी को भी मिल रहा है वो हमें मिल रहा है। बिल्कुल। इस मैसेज से पता चलता है कि महाराज जी का विजन कितना बड़ा है और कितने बड़े मिशन के साथ इस काम को शुरू किया है। जी जी। तो स्वामी जी बात ऐसे है कि अभी मैं थोड़े से क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि थोड़े से जो आम लोगों में जो प्रश्न है, कुछ ऐसी बातें हैं, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को उसके बारे में बुरा लगता है, पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जिनका थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछा जाए, और आपकी तरफ से भी मैं उम्मीद करता हूँ आंसर थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। नहीं बिल्कुल। तो बात ऐसे है कि स्वामी जी अब 21 सेंचुरी चल रही है, 21वीं सदी के अंदर हम जी रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं और AI का ज़माना चल रहा है, और इस टाइम पे आप चैनल पे मैं देखता हूँ यूथ को कह रहे हो कि गाय पालो, तो ये क्या बात है कि अभी यूथ गाय की तरफ जाए
क्या 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 इसको मेरे को आप बताइए इसमें कि ये अभी मॉडर्न युग और कहाँ गाय, ये क्या रिलेशन है? देखिए अमन जी, हम तो सबको प्रेरित करते हैं, हम्म, तो उसमें बुजुर्ग भी आ जाते हैं, जवान भी आ जाते हैं, बिल्कुल। और सभी वर्ग के लोग आ जाते हैं। हमारी बहनें भी आ जाती हैं, माताएं भी आ जाती हैं। हम्म, तो हाँ, ये आपने ठीक कहा कि आज डिजिटल युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। बहुत कुछ बदल रहा है। बिल्कुल। हालांकि पहले 20 साल पहले ऐसा नहीं था, टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांस कर दिया है। हम्म, तो अगर मैं बात करूं तो गौपालन भी बहुत एडवांस हुआ है तो टेक्नोलॉजी इधर भी है। लेकिन जो आपने बात की है ना कि नौजवान जो है जिसके स्वप्न हैं, वो एक बहुत उन्नत बनना चाहता है, वो सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। जैसे कि आजकल के यूथ के अंदर है ना कि एक वाइट कॉलर जॉब हो, सुबह एक अच्छा ऑफिस हो, एसी में बैठें और कंप्यूटर डेस्क हो, अच्छी गाड़ी में जाएं, अच्छी गाड़ी में वापस आएं, तो उन चीज़ों के साथ ना रिलेट नहीं होता है उनको गोपाल। गोबर में, गौमूत्र हाँ, में गौमूत्र में हो कि सुबह आपने देखना है, ये करना है, वो ये इसीलिए मैंने पूछा है, अन्यथा ऐसी बात नहीं है। आप बताइए। हमारा ऐसा मानना नहीं है कि वो स्वप्न ना लें, हम्म, ऊंचाइयों को ना छुएं, लेकिन सफलता के कई पैमाने हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि हम वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं तो फिर ही सफल हैं, ठीक है ना। आज बेरोज़गारी भी नज़र आती है, जो विदेशों में जाने का प्रचलन बढ़ रहा है इन दिनों, आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो गौ पालन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये विज्ञान सम्मत है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इनोवेशंस नहीं है या इसमें प्रॉफिट नहीं है। और इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हालांकि सभी लोगों का प्रयास है, लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जो कामधेनु गौशाला है, इसने लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि देसी गौ पालन करना चाहिए, बिल्कुल। जो पहले नहीं सोचा जाता था। इसके लिए हमने सिर्फ जय गौ माता, जय गोपाल का उद्घोष नहीं लगाया, इसमें हमने लोगों को वैज्ञानिक ढंग से कैसे गौपालन करना है और उसको करना क्यों ज़रूरी है और उसके लाभ क्या हैं। मेरे ख्याल से YouTube चैनल जो हमारा है उस पे ऐसी अनेक वीडियो आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल। जिसमें हर एक विषय को विस्तृत रूप से बताया गया है। अगर मैं बात बेरोज़गारी की करूँ ना, तो गौ पालन रोज़गार मुहैया करवा रहा है। आप पूछेंगे क्यों, कैसे? बिल्कुल। आज अनेक ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने, दिल्ली शहर के आसपास या बड़े शहर हैं, चंडीगढ़ हो गया, हमारे संपर्क में हैं लोग ऐसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े पैकेजेस लेते थे। अच्छा। और वो देसी गौपालन में आ चुके हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि जन जागृति आने से लोगों को ये पता लग गया कि देसी गाय का दूध बेशक अंग्रेज़ी गाय से थोड़ा कम है, लेकिन ये श्रेष्ठ है। इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर तादाद कम है तो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, और लोग ये अवेयर हो गए हैं, और जब लोग अवेयर हो गए हैं तो वो डिमांड कर रहे हैं। तो आप हैरान रह जाएंगे कि कई शहरों में 50 रुपये लीटर की बात नहीं मैं कर रहा, कई शहरों में 80 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर, और यहाँ तक 150-200 रुपये लीटर भी दूध देसी गाय का ले रहे हैं लोग। बिल्कुल। वो किसी कीमत पे लेना चाहते हैं। अच्छा, ये हुआ कैसे? ये हमारी इस मुहिम का ही एक स्वरूप है। मैं पहले ही कहा कि इसके लिए बहुत लोगों का योगदान है, लेकिन हमने इतने सालों से प्रयास किया, अब वो उसके जो है प्रभाव नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब कहाँ दूध का रेट 30 रुपये और कहाँ देसी गाय के दूध का रेट 150 रुपये, 80 रुपये, तो आप थोड़ी वैल्यू निकाल के देखिए। बिल्कुल, है ना। तो ये चीज़ रोज़गार पैदा कर रही है, और नौजवान यहाँ पर गौपालन करते भी वाइट कॉलर में रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उन्हें मैनेज करना पड़ेगा अच्छे से, और अगर थोड़ा लग भी गया गोबर गौमूत्र या उसमें, तो ये तो गौ माता की कृपा है।
हमारे भगवान श्री कृष्ण भी तो गौ माता के साथ ही रहते थे, सिर्फ माखन थोड़ी खाते थे, गौ पालन भी तो करते थे। बिल्कुल। तो अगर हमें माखन खाना है भाई साहब, तो हमें गौ के पास जाना पड़ेगा। तो उसका स्नेह है गाय का, वो वात्सल्य जो अपने बछड़े को देती है वो आपको भी तो मिलेगा। बिल्कुल। तो उस कृपा को किस आमदनी से आप आंक सकते हैं, उस कृपा का कोई मूल्य नहीं है। यही है गौपालन और यही हमारे भारत की संस्कृति है। कहीं ना कहीं जितना हम गाय से दूर गए हैं, गांव से दूर गए हैं, जो हमारा सच्चा अध्यात्म था, तो इन तीनों चीज़ों से जितने दूर गए हैं उतने हम अशांत भी हुए हैं। बड़ी विडंबना है कि जिनको आप वाइट कॉलर जॉब की बात कर रहे हैं, जब हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं ना भाई साहब कि फलाने जगह के ऊपर एक बच्चे ने छलांग लगा के सुसाइड कर दिया, जो कंपटीशन में वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पा रहा था, उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी, उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर था। तो आज ऐसे वाइट कॉलर का स्वप्न देखने वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये रुकने का समय है, ये चिंतन का समय है, ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है कि कहीं कुछ ऐसा सीडो एटमॉस्फेयर तो नहीं क्रिएट किया जा रहा। तो क्यों ना हम महापुरुषों के अनुसार थोड़ा जी के तो देखें, जिससे हमें गाय को कामधेनु स्वरूपा भी कहा गया है। कामधेनु आ गई तो फिर वो धन पीछे नहीं रह जाएगा, लक्ष्मी माता पीछे ही आएंगी उसके। क्या बात है। तो इसको थोड़ा सा ना अच्छे ढंग से थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करके इसकी ज़रूरत है। आमदनी भी होगी, रोज़गार भी मुहैया होगा, गाय बहुत कुछ कर देगी, लेकिन आपको गाय के पास आना पड़ेगा। बिल्कुल स्वामी जी, और आप प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं, और ये यात्रा लंबी होती जा रही है, कारवां बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अमन जी आपको, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कर तो आप रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, हाँ जी, तो सब घरों में कैद हो गए थे, बिल्कुल, घर से बाहर नहीं कोई निकल रहा था। हाँ जी। उस समय घर में बैठे हुए आप क्या सोच रहे थे कि मुझे क्या अभाव हो गया, क्या चीज़ मिल जाए, आप बताइए। सबसे पहले तो ये था कि जो डेली नेसेसिटी की जो चीज़ें थी, हाँ, वो कौन कौन सी हैं? खाने पीने के लिए मुझे अनाज चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, और सब्जियां चाहिए, फल चाहिए। इनको उगाता कौन है? इनको तो किसान ही उगाता है। तो यही चीज़ सोचने वाली है कि जिस वक्त हमारे ऊपर ऐसा संकट आया, सभी के ऊपर आया, हाँ जी, ठीक है, उस समय हमारे पास नोट थे, लेकिन हम नोट नहीं खा सकते, है ना। हम सोच रहे हैं हमें दूध मिल जाए, हमें सब्जियां इकट्ठी मिल जाए, हम फ्रिज में रख लें, हमें दालें अनाज मिल जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए, पता नहीं ये कितना लंबा चलने वाला है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, अच्छा, इन चीज़ों को कैलकुलेट करें, ये सारी चीज़ें उगा किसान रहा है, गौ पालन वो कर रहा है, दूध मिल रहा है आपको, पनीर मिल रहा है, घी मिल रहा है, दही मिल रहा है, ठीक है। किसान खेत में है तो अनाज मिल रहा है, गेहूं मिल रही है, चावल मिल रहे हैं, दालें मिल रही हैं, क्योंकि वो खेत में है, ठीक है जी। और अगर वो किसान सब्जियां उगा रहा है तो सब्जियां मिल रही हैं, अगर वो फल उत्पादन कर रहा है तो फल मिल रहे हैं, यही चीज़ें चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो जिन चीज़ों की आवश्यकता जीवन में सबसे ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें गौपालक और किसान पैदा कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हम कहीं कुछ ऐसा तो नहीं बनने जा रहे जो हमें इन चीज़ों से दूर करे, ठीक है ना। तो सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, सभी इंजीनियर बनना चाहते हैं, सभी बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज में जाना चाहते हैं, गौपालक नहीं कोई बनना चाहता, किसान कोई नहीं बनना चाहता, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ एक बार बन के देखिए तो आपको समृद्धि आपके अपने आप पीछे पीछे आएगी। बिल्कुल स्वामी जी, प्रयास करेंगे, और हम चाहते हैं कि यूथ भी इस चीज़ को समझेगा और जन जागृति होगी। इन चीज़ों की तो हमें बेसिक ज़रूरत ही है, और करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। वापस हमें बैक टू रूट्स आना ही पड़ेगा, अपनी संस्कृति पे, अपनी चीज़ों पे वापस आना ही पड़ेगा। पर स्वामी जी, कुछ चीज़ें और भी मेरे मन में आती हैं। आप करिए बात, है ना, कि जैसे आपने ये तो बहुत अच्छे से बताया कि गाय क्यों ज़रूरी है, इसके क्या
महत्व है, और हमारी डेली की चीज़ें और खेती में भी साथ में जुड़ा हुआ कि गौ आधारित कृषि हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। पर आपने बीच में बोलते बोलते एक बात बोली स्वामी जी कि भले ही हमारी देसी गाय का दूध थोड़ा कम है, ठीक है, पर श्रेष्ठ है। अब मेरे मन में ये प्रश्न आया कि हमारी गाय का दूध कम क्यों है, क्या ये नहीं बढ़ सकता, या बढ़ाया नहीं गया, या इतनी ही इसकी लिमिटेशन है, क्या कारण है ये। यानी कि ऐसा जैसे अब कोई नया गौपालक जुड़ना चाह रहा है, अब कोई मेरे जैसा इंजीनियर फील्ड से है कोई, अब उसको तो ये मन में रहेगा ना प्रश्न कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं ना। तो उस तरीके से मैं समझना चाहता हूँ कि भाई दूध कम क्यों है, या बढ़ाया नहीं गया, या बढ़ सकता है, या लिमिट ही इतनी है, क्या कारण है इसके। वैसे इस सवाल के विषय में हम कई वीडियोस में ऑलरेडी बताते हैं। चलो मैं इसमें भी, आपने सवाल किया तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए थोड़ा इतिहास के झरोखे में हमें जाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ 1950 के पीछे की। अच्छा। तो देसी गाय दूध कम देती है, कम देती है, कम देती है, ऐसा कर कर के ऐसा बोला ज़्यादा गया, हालांकि कम देती नहीं थी। मैं थी लगा रहा हूँ। अच्छा। या पास्ट की बात कर रहा हूँ। जो तथ्य ये बताते हैं कि 1950 से पहले हमारे पास, मैं साहिवाल की बात करता हूँ कि हमारे पंजाब प्रांत की नस्ल है साहिवाल। तो जितनी भी भारत में देसी गाय की प्रजातियाँ हैं, 54 प्रजातियाँ हैं देसी गायों की, है ना। तो एक तरफ से नाम लेने शुरू करूँगा तो लंबा चला जाएगा। तो साहिवाल ऐसी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूधारू प्रजाति है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है। तो जितनी भी हमारी कैंटोनमेंट्स थी, जितनी भी हमारी छावनी थी जहाँ हमारे सैनिक रहते थे, कितनी छावनी है, ग्वालियर है, अब माला है, फिरोज़पुर कैंट है, जलंधर है, सब जगह। बिल्कुल। उस समय अंग्रेज़ी गाय भारत में नहीं आई थी और सब में साहिवाल गाय होती थी। और आप यकीन करेंगे उनकी परफॉर्मेंस का डाटा मिलता है कि ऐसी ऐसी गाय थी जो अपने एक ब्यात में, मतलब कि एक बार बच्चा दिया तो अगला बच्चा देने तक का जो दिन है 305 दिन उसे माना जाता है पूरे विश्व में। उसमें 5000 से लेके 6000 लीटर दूध देने वाली साहिवाल गाय थी। मतलब कि 25 लीटर एक दिन में देने वाली गाय थी। कई गाय थी ऐसी। 1950 में ये डॉक्यूमेंटेड है। ये डॉक्यूमेंटेड है। मैं एक नाम भी ले देता हूँ, एक मुदनी नाम की गाय थी। अच्छा, साहिवाल नाम था उसका, नाम मुदनी था, और वो फिरोजपुर कैंट की गाय थी। अच्छा। और 1950 में उसकी मृत्यु हो गई। उससे पहले वो 2 बार नेशनल चैंपियन बनी है और उसका रिकॉर्ड मतलब कि 5000 लीटर से ज़्यादा था एक ब्यात में। नेशनल अवार्डी गाय थी और ऐसी कई गाय थी। अब मेरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जो ये कहते हैं कि कम है जी दूध, कम है, तो इतना दूध उस समय था, मतलब क्या हमने उन गायों की जीनोमिक सिलेक्शन की? क्या हमने उस नस्ल को संभाला? नहीं। उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग पॉलिसी आ गई, अंग्रेजी गाय आ गई। अच्छा। उसके बाद सीमेन आ गया, ठीक है जी। और सबसे पहले साहिवाल पर ही कुठाराघात किया गया, वो सीमन उन्हीं के लगाया गया। और जो मिक्स ब्रीड पैदा हुई उसे अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है जी। और जब 10 साल बाद, 15 साल बाद उनकी परफॉर्मेंस को नोट किया गया तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। लेकिन तब तक जो ओरिजिनल साहिवाल इतनी एफिशिएंसी वाली गाय थी वो खत्म हो गई थी। तो अगर वहाँ पर थोड़ा विचार करके उन जीन्स को आगे ट्रांसमिट करते रहते तो आज साहिवाल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ तक पहुँचती। वो फेल कर दाती अंग्रेज़ी गायों को। ये अब मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन जब कोई बोलता है ना कि कम दूध देती है तो मैं उनके सामने ऐसे तथ्य रखता हूँ कि कम कैसे है भाई साहब। कम हमारी बेसमझी के कारण हुआ कि गाय का दोष था, ठीक है ना। देसी गाय कम दूध नहीं देती भाई साहब, उसकी सिलेक्शन करने की आवश्यकता है, कई मापदंडों की आवश्यकता। हाँ, उन्होंने अपने देशों में ऐसा किया, ठीक है, तो उन्होंने अपनी ब्रीड्स को प्रचारित कर दिया। लेकिन हम अपनी ब्रीड से, अपनी नस्लों से पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए।
कम से कम हमें तो नहीं करना चाहिए भारत में बैठकर। तो ऐसे लोग जो उस पे आरोप लगाते हैं उनको तथ्य बताइए, वही तथ्य हम अपनी वीडियोस में बताते हैं जी। तो दूध कम नहीं है, ज़्यादा है, और उसे थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कुछ साल मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा। हमारे यहाँ हुआ, हमारे पास 4 लीटर वाली गाय भी थी और आज 26 लीटर वाली भी एक दिन में दूध देने वाली गाय है। 20 लीटर से ऊपर वाली कितनी गाय हैं। तो ऐसे हम कोई मंगल ग्रह से तो लेके नहीं आए। अच्छा। तो जैसे गुरुदेव ने बताया था वैसे वैसे करते गए और आज वो समझ। जैसे कि स्वामी जी आपने बताया कि आप 4 लीटर से 26 लीटर तक, 20 लीटर तक ऐसे काफ़ी गायें हैं और कामधेनु गौशाला में देखने को भी मिलती है। आपने लाइव वीडियोस भी डाली हुई हैं। तो ये जो सफ़र है आपने, ये कितने सालों में तय किया? लगभग 20 साल हो गए भाई साहब। जब 20 सालों में आपने ये तय किया, तो अगर हम बात करें, अगर जो आप एग्जांपल दे रहे हैं मुदनी गाय का, तो 1950 से प्रयास होता तो आज यानी कि हमारी गाय की परफॉर्मेंस बाकी सब गायों से ऊपर होनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है स्वामी जी। तो ये तथ्य सभी को पता होने चाहिए कि जो कहते हैं कम दूध देती है या एफिशिएंसी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। और ये भी आप मत सोचिए कि आपको जैसे कामधेनु गौशाला को 20 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, आपको भी उतने लगेंगे। नहीं, आपको उतने नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने 20 साल जो मेहनत की है उसका जो रिजल्ट है हमारे पास वो नंदी है, वो बीज है। अच्छा। है ना। वो बीज बस आपने अपनी गाय के पास लेके जाना है, चाहे वो सीमन के रूप में है, चाहे वो बछड़े के रूप में है। तो आपको बहुत कम समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये है मतलब कि कई बार बंदा डर जाता है ना कि 20 साल आज स्वामी जी को लग गए, हमें पता नहीं कितने लग जाएंगे। अच्छा। तो ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसी भी गाय आपके पास है, मान लीजिए वो नॉन डिस्क्रिप्ट गाय है। अब आप बोलेंगे नॉन डिस्क्रिप्ट क्या होता है? जो देसी जैसी लग रही हैं, देसी नहीं है लेकिन है भी है। अच्छा। ठीक है ना। यानी तो मिक्स सी है। मिक्स है। हाँ, उनको आप मान लीजिए साहिवाल का लगाएंगे तो वहीं से शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने क्या किया था? आज से जब मैं बात करूं कि क्रॉस ब्रीडिंग पॉलिसी भारत में आई थी, तो ऐसा तो नहीं है कि करोड़ों गाय आ गई थी हवाई जहाज़ों के ऊपर, ऐसा नहीं था। सीमन आया था। अच्छा। तो सीमन उन्होंने, गाय भी आई थी, तो उन्होंने हमारी नस्लों को वो लगाया। तो उनमें जो पैदा हुआ वो मतलब कि F1 जनरेशन जो थी वो आधा आ गया अंग्रेज़ी का, आधा यहाँ रह गया, अगली जनरेशन, ऐसे करते 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 आज पूरे देश में उनका साम्राज्य स्थापित है। तो हमें जो है हालांकि हमारे पास पर्याप्त हैं देसी गौवंश, मान लीजिए जो भी स्टेट्स हैं। अच्छा। तो लेकिन शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी ना। ऐसे तो नहीं है कि ऐसे पैदा हो जाएंगी। तो इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इतना तो हम कर ही लेंगे। मतलब कि बछड़ा बाकी तो नंदी जी महाराज ने करना है। अच्छा। तो सीमन डॉक्टर साहब ने लगाना है। तो हमने तो जैसे ये ऐसी बात है कि आपने नर्सरी से पौधा लेना है। अच्छा। और आपने अपने घर में जाके, जहाँ खेत में जाके लगा देना है। हाँ, उसे थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा वातावरण देना पड़ेगा, क्योंकि बकरी ना खा जाए या कुछ ऐसा हो। वो तो हर कोई व्यक्ति करता ही है। बिल्कुल। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो लेकिन वो 4 साल बाद जब फल देता है, वो मान लीजिए अमरूद है या कोई भी ऐसा प्लांट है, तो आप उसका फल खा के आपको कितना संतोष मिलता है कि भाई क्या बात है, मैंने लगाया था। बिल्कुल। तो अगर वो लगाने वाला कम, जो एक दिन में नर्सरी में गया, आप 2 दिन में लगा दिया, मान लीजिए, वो 2 दिन की मेहनत और कुछ मेहनत जो लगातार लगी, उससे आपको कितने शुद्ध फल मिल गए। बिल्कुल। स्वादिष्ट फल मिल गए। तो ये भी तो एक पौधारोपण ही है ना। हमने बीज की सिलेक्शन करनी है, वो भी हम बना रहे हैं। KGSG बना रहा है। नहीं, मैं उसी बात पे आने वाला था। आपने चलो शुरू कर लेके तो आपने जाना ना। नहीं, मैं उसी पे आने वाला था कि स्वामी जी की, मैंने जैसे मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी जो गौशालाएं हैं काम कर रही हैं, पर जो KGSG आपने बनाया, कामधेनु गौशाला शायर जेनेटिक्स, जो कि एक सीमन स्टेशन है, ये किसी ने प्रयास नहीं किया। और अभी जैसे आपने मुझे बताया, ये मेरा प्रश्न भी था, थोड़ा तो मैं समझ पाया हूँ, पर मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा यानी कि विस्तृत रूप में आप जो बताएं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझ आए कि ये सीमन स्टेशन फिर आपने ही क्यों बनाया। और अभी मैंने स्टडी भी किया तो पता चला कि वो सिर्फ देसी पे ही काम कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जैसे ये जर्नी भी कैसे शॉर्टन होगी आपके KGSG से, और ये प्रयास आपने कैसे शुरू किया और कब शुरू किया? ये प्रयास गुरु महाराज जी की कृपा से शुरू हुआ। हाँ जी। क्योंकि इसके पीछे जो भावना है वो, ये एक नर्सरी है। सीमन स्टेशन थोड़ा बड़ा सा नाम, भारी सा नाम हो जाता है। एक नर्सरी है, एक पौधा है।
आपने किसी फसल को उगाना है या प्लांटेशन करनी है या हॉर्टिकल्चर में जाना है या कुछ भी करना है, सबसे पहले आप क्या, मान लीजिए आपने मक्का लगाना है अपने खेत में, बिल्कुल तो पहले बीज लेते हैं आप। बिल्कुल आपके पास बीज है तो वो लगा देते हैं या किसी कंपनी से संपर्क करते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है ना। तो गौ पालन का बीज कहाँ है? गौशालाएं बहुत हैं, हमारा भारत की सभी गौशालाओं के प्रति हमारा सम्मान है। वो जो भी कार्य कर रहे हैं गौपालन में, चाहे वो अपाहिज गायों की सेवा कर रहे हैं या वो जो आश्रय दे रहे हैं गायों को, बिल्कुल तो वो हमारे उनको साधुवाद है, हमारे दिल से उनको प्रणाम है। लेकिन पौधे कहाँ हैं, पौध कहाँ है, नर्सरी कहाँ है? तो ये प्रश्न बड़ा वाजिब प्रश्न है, बड़ा ज़रूरी है कि आपने देसी गायों की फसल को भारत में पैदा करना है। अच्छा। अगर मैं गायों को फसल शब्द यूज़ करूँ, बिल्कुल ये जस्ट उदाहरण के लिए, तो आपके पास पौध नहीं है। तो कोई पौध, जब हमने शुरुआत की उस समय नंदी का सीमन लेना थे कुछ सीमन स्टेशन भारत सरकार के, तो हमने वहाँ पर किया और उन्होंने हमें दिया भी, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं थी। तो बड़ी बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ी हमें, मतलब कि बीज लेने के लिए, पौध लेने के लिए। अच्छा। तो तब ही हमने सोच लिया था कि ये सबसे पहले तो पौधारोपण होना ज़रूरी है। नहीं, जैसे ये जो आपने बात करी बीज की, तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते होंगे कि जिस नंदी का आपने हाँ बिल्कुल, जो सीमन लेना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स भी आपने देखे होंगे और फिर उसको भी आपने कुछ इम्प्लीमेंट किया होगा। ये भी थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताइए कि जब शुरू कर रहे थे आप, जो आपने देखा। पैरामीटर्स के लिए काफ़ी समय लगता है। हर एक नंदी दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं सारे, अच्छा। सुंदर भी होगा, लेकिन वो उसके अंदर अपने माँ बाप के आनुवांशिक गुण हैं कि नहीं है, ये सिद्ध होगा उस नंदी की बछड़ियाँ दूध दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। उसकी जो डॉटर्स हैं, एक नंदी ने 50 गायों से जो संवर्धन किया और मान लीजिए 25 बछड़ियाँ आ गई, 25 बछड़ियाँ आगे जाके माँ बनी। बिल्कुल। वो आगे माँ बनी पहले, दूसरे, तीसरे ब्यात में, मतलब कि 4 बार ब्याने के बाद फिर उनका आपको पता लगता है, एक्चुअल डाटा आता है कि ये बछड़ी तो बहुत अच्छा दूध दे रही है। आपने मान लीजिए 10 नंदी प्रयोग कर लिए, ठीक है जी, उनकी मतलब कि 500 बछड़ियाँ हो गई। तो उनमें से वो डाटा, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसे जेनोमिक सिलेक्शन बोला जाता है, इसे प्रोजनी सिलेक्शन प्रोग्राम भी बोला जाता है, ठीक है जी। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और ऐसा भी होता है कि आपको जिस नंदी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, कई बार वो नहीं उतना उसकी वो परफॉर्मेंस दे पाते। अच्छा। तो हमने ये सारा किया, तो जो नंदी श्रेष्ठ हैं, जो वाकई जिनकी बेटियों ने सिद्ध हुई हैं, या जिन माताओं के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बाप की माँ का भी दूध बहुत श्रेष्ठ है, तो वो नंदी हमारे KGSG सीमन स्टेशन में जाएगा, ताकि इसे, ये बुल मदर फार्म का कंसेप्ट बोलते हैं ऐसे। अच्छा। कि बुल मदर फार्म बोला इसके बारे में थोड़ा बताइए स्वामी जी कि बुल मदर फार्म क्या होता है। ये बुल मदर फार्म को ऐसे समझेंगे आप कि मान लीजिए कोई सीमन स्टेशन है, तो सीमेन स्टेशन में बछड़ा है, वो नंदी बनेगा, उसका सीमेन कलेक्ट होगा, बिल्कुल, और वो सब जगह वितरित होगा। लेकिन अब उसकी माताएं कहाँ पर हैं? मान लीजिए आपने 10 बछड़े सिलेक्ट कर लिए, आ भी गए नंदी, सीमेन स्टेशन के अंदर आ गए वो बछड़े। अब उनकी माताएं कहाँ पर हैं? माताएं या तो किसी किसान से लिया आपने, किसी गौपालक से लिया। अच्छा। तो माता का दूध आपने नोट किया कि नहीं किया, ये भी सवाल है। मतलब अच्छा। कि अब किसान के पास आप गए, आप गए जिस दिन उसने अपनी पीक परफॉर्मेंस दे रही थी गाय, तो 20 किलो आप नोट करके आ गए, बिल्कुल, है ना। लेकिन क्या आप 15 दिन बाद फिर गए? क्या आप महीने बाद फिर गए? क्या आप 4 दिन बाद फिर गए? हो सकता है 20 लीटर वाली गाय महीने बाद 8 लीटर पे आ जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है कि एक बार, यानी कि एक महीने में 10 दिन उसने 20 लीटर दिया, और फिर एकदम से ड्रॉप हो गया, नीचे आ जाएगी। अच्छा। तो उस गाय को अच्छा नहीं बोला जाएगा, हालांकि गाय तो अच्छी है सभी, लेकिन इस लिहाज से अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो पीक धीरे धीरे, मान लीजिए 20 से वो 18.5 पे आई है, 18 पे आई है, 17 पे आई है, 16.5 पे आई है, ऐसे धीरे धीरे जाएगी। अच्छा। तो वो मतलब कि सारा साल आपके घर में दूध रहेगा। बिल्कुल। तो उसका बछड़ा हमने लेना है
जो मतलब कि बेशक वो 20 की बजाय 14 किलो दूध दे रही है, लेकिन उसने उसका वो धीरे धीरे नीचे Continuity बहुत कंटिन्यूटी बनेगी उसकी। अच्छा। तो वो बछड़ा बहुत ज़रूरी है हमें, मतलब कि ये एक मापदंड बताया मैंने, ऐसे कई मापदंड अच्छा, है। कई मापदंड है। तो ये काम इसलिए थोड़ा सा मतलब कि ये कार्य समय लेता है और सिलेक्शन आपकी बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तो ये चीज़ें सारी हमने की, फिर पौधा, ये जो पौध तैयार की, उसे KGSG बोलते हैं। नहीं, एक मैं आपसे और जी। पूछूंगा, तो आप जो अपनी गौशाला में जो आप बोलते हैं कि बुल मदर फार्म है, तो क्या आप मिल्क रिकॉर्डिंग डेली करते हैं? बिल्कुल ही, सुबह का मिल्क अलग से रिकॉर्ड होता है, शाम का हर एक गाय का डेली मिल्क रिकॉर्ड होगा, सुबह शाम का, दोनों टाइम का? दोनों टाइम का। और हमारे गौशाला में जो बने हुए हैं पोर्शंस, उनमें एक पूरा एक इंचार्ज है इस पोर्शन का, उसका उस पोर्शन में मान लीजिए 40 गाय हैं, तो उसके आगे भी सब कोऑर्डिनेटर है। अच्छा। तो वो डेली डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो ऑफिस में हमारा कार्यकर्ता बैठा हुआ है वो उनके ऊपर क्रॉस चेक है कि वो सही नोट कर रहा है कि नहीं, वो जाकर देखता भी है, मैं भी चले जाता हूँ, अच्छा। है ना। तो ये चीज़ों का डाटा कलेक्शन करके फिर एग्जैक्ट डाटा आएगा। देखिए, अगर आपने इतना बड़ा काम करना है, तो अगर डाटा में एक्चुअलिटी नहीं होगी, अगर उसमें गंभीरता नहीं होगी, कहीं ना कहीं चूक होगी, तो आप ये देखिए कि आपका बीज कहाँ कहाँ जाना है। अच्छा। और वो तो फिर फलीभूत नहीं होगा ना चीज़। तो मैं तो कहता हूँ जितने भी सीमेंट स्टेशन हैं भारत के अंदर, कुछ तो हैं ऐसे जिनके बुल मदर फार्म हैं, लेकिन ज़्यादातर हम फील्ड से, गौपालक से बछड़ा लेते हैं। हो सकता है वो इन सारी चीज़ों को इतनी गंभीरता से करते हों, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो उन्हें करना चाहिए। इसीलिए बुल मदर फार्म होता है कि सभी गाय जो नंदी होते हैं, किसी भी सीमेंट स्टेशन के चुने हुए होते हैं, उनकी माताएं अगर इकट्ठी हैं एक जगह के ऊपर और डाटा एग्जैक्ट डेली आ रहा है, तो उन्हीं बछड़ों को सिलेक्शन करना चाहिए। बुल मदर फार्म किसी भी सीमेंट स्टेशन के लिए नितांत आवश्यक होता है। तो ये चीज़ हमारे पास कामधेनु गौशाला है और KGSG है, तो ऐसे करके चल रहा तभी है। फिर अब यानी कि ग्राउंड की सक्सेस स्टोरीज भी देखी, और बहुत ही साइंटिफिक है ये हाँ, चीज़। और अभी मुझे ये भी समझ आ रहा है कि मुझे लगता है कि मैंने बड़ा बच्चों जैसा सवाल कर लिया शुरू में आपसे कि मॉडर्न जमाना है और टेक्नोलॉजी है, ये तो बहुत एडवांस चीज़ें आप कर रहे हैं। बहुत एडवांस चीज़ें हैं ये। चीज़ें आपको एक सफल होने की तरफ प्रेरित करेंगी और आपको सफल करेंगी, क्योंकि आपके पीछे गौ माता है, और किस भावना से कर रहे हैं, वो तो भावना तो सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। तो यही है कि कामधेनु गौशाला ने जो इतने सालों में किया, और अभी वो जनमानस के लिए, किसान के लिए अवेलेबल करा दिया, और वो जल्दी इस यात्रा को तय करे और अपने घर में ज़्यादा दूध देने वाली गाय को पैदा करे और बहुत जल्दी रिजल्ट ले। आपको एक बात सुन के बड़ी हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि हमारे जो नंदी हैं KGSG के अंदर, सीमेंट स्टेशन के अंदर, हाँ जी, उस एक एक नंदी की हजारों बछड़ियां भारत में पैदा हो चुकी हैं। क्या बात है। बड़ी भी हो गई हैं, दूध भी दे रही हैं। और अगर मैं सही कहूँ तो लाखों की संख्या में, सभी की सामूहिक रूप में सबका, सभी नदियों का योगदान है। अच्छा। तो लाखों की संख्या में बछड़ी भी पैदा हुए हैं, लेकिन बछड़ियाँ लाखों हम की संख्या में 50-50 पैदा, रेशो मान हाँ, लेते हैं, बिल्कुल, है ना। लाखों बछड़ियाँ पैदा हो गई हैं, जो अपना एक तो इस नस्ल को बढ़ा रहे हैं हम लोग, उनकी संख्या बढ़ रही है और दूध उत्पादन हो रहा है। तो हमें एक आत्म संतुष्टि है कि जिस यात्रा को गुरुदेव ने शुरू किया था, वो यात्रा सिर्फ कामधेनु गौशाला तक सीमित नहीं रही है। हमें अमन जी, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर या जो कार्यकर्ताओं के नंबर हमने दिए हैं, उन पे छोटी छोटी क्लिप्स आती हैं कि ये आपके नंदी की बछड़ी की फ़ोटो देखिए, और ये आपकी नंदी की जो बछड़ी है वो दूध दे रही है पहले ब्यात में। तो उन वीडियोस को देखकर हमें बड़ा सुकून मिलता है कि जो कार्य शुरू किया था अब वो फलीभूत होने लग गया, और लोगों को देसी गाय का दूध भी मिल रहा है, और नस्ल संवर्धन भी चल रहा है, और संख्या भी बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। बिल्कुल स्वामी जी। अब मैं ना थोड़ा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एक जनरल बातें होती हैं, ये तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि देसी गौपालन के बारे में इतना साइंटिफिकली आपने बताया, और काम हो रहा है, और उसके रिजल्ट्स भी हमें दिख रहे हैं ग्राउंड पे, धरातल पे लगातार दिख रहे हैं। पर बात ऐसा है कि स्वामी जी की जो नॉर्मली आप भी ट्रैवल करते हैं, हम सभी रोड पे ट्रैवल करते हैं, तो गाय के साथ, नंदी के साथ बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं रोड के ऊपर, और भी बहुत सारे जैसे किसानों को समस्याएं रहती हैं कि फसल उनके खा गए आके,
गौवंश है जो बाहर घूम रहा है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे शब्द जो सुनने में मिलते हैं, जैसे बोलते हैं कि संभालो अपनी माता को, है ना, परेशानी हो रही है, ऐसा हो रहा है। तो ये स्वामी जी, इसके बारे में आप बताइए कि ये इसका क्या सोल्यूशन है और ये क्यों हो रहा है, इस पे थोड़ा सा हमें बताइए। ठीक कहा आपने कि कुछ एक्सीडेंट तो होते हैं, उसके बाद दोषारोपण भी शुरू होता है, अखबारों में भी ऐसा आता है और कई लोग मुखर होकर इसके ऊपर बोलते हैं। मैं उनके लिए ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो ये गाय हैं जो सड़कों पे घूम रही हैं, इनके घूमने के पीछे के कारणों को ढूंढना चाहिए। अब दोषारोपण चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि जो दोषारोपण कर रहे हैं छोड़ी भी उन्होंने होती हैं, या तो मंगल ग्रह से तो आ नहीं रही हैं, कोई एलियंस तो छोड़ नहीं रहे हैं इनको, बिल्कुल, ठीक है ना, छोड़ कौन रहा है और दोषारोपण कौन कर रहा है, ये भी सवाल है। अच्छा चलिए इससे भी थोड़ा सा अलग हट के बात करते हैं, वो सड़क पे आई ही क्यों, ये भी सवाल है। अब इसमें कई तरह के फैक्टर कार्य कर रहे हैं। इसमें फैक्टर ये भी कर रहा है कि जो अंग्रेजी गौवंश है, जैसे HF है या जर्सी है, वो 3 ब्यात तक 4 ब्यात तक दूध देती है, उसके बाद उसकी फर्टिलिटी जो है, उसकी माँ बनने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद किसान उसे नहीं रखता, उसे छोड़ देता है। और इसके उल्ट जो हमारी देसी गाय है वो 12 से लेकर 14 ब्यात तक भी बच्चा दे देती है। अच्छा, अभी हमने एक वीडियो डाली है हमारे YouTube चैनल के ऊपर कि गौपालन के गणित को समझें, उसमें हमने पूरा इस गणित को समझाया, आप ज़रूर देखिएगा वीडियो। बिल्कुल। तो उसमें हमें पता लगता है कि देसी गौवंश ज़्यादा बार माँ बनती है और ज़्यादा दूध देती है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल लाइफ का एज़ कम्पेयर टू अंग्रेज़ी गौवंश जो ज़्यादा दूध देती हैं, तो हमारी गाय का परड़ा भारी नज़र आएगा और दूध तो क्वालिटी वाला है ही है, बिल्कुल, ठीक है जी। अब रही बात सड़कों के ऊपर, एक पक्ष ऐसा है जो हमें अभी ज्ञात नहीं है, वो पक्ष है गोचर भूमि का। गोचर भूमि, गोचर भूमि ये क्या है स्वामी जी? ये गौ के निमित्त छोड़ी गई जमीन है। आज से कई साल पहले सरकारों ने गौ के लिए चरांद, जिसे चरांद बोला जाता था, चारागाह बोला जाता था, गोचर भूमि बोला जाता था। जो मान लीजिए एक गांव है, गांव के अंदर कई गाय हैं, तो अब उसके पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो स्टॉल फीडिंग करे, चारा उगाए और वो उन्हें पाले और ऐसा। तो ऐसी व्यवस्था बड़ी पुरातन व्यवस्था थी गोचर भूमि की, कि सामूहिक रूप में गांव की या शहर की गाय इकट्ठी एक जगह पर, वो कई सैकड़ों एकड़ भी होती थी, हजारों एकड़ भी होती थी। तो वो गोचर भूमि के ऊपर सभी गाय चर के आती थी, भांति भांति की वनस्पति वो खाती थी। अच्छा, और जो उसकी इच्छा होती थी वो खाती थी। सिलेक्शन से जो उसे अच्छा लगता था, वो जड़ी बूटियां भी थी उसमें, बारिश से उत्पन्न हुई पता नहीं कौन कौन से ग्रासेस उगते थे। तो वो एक बहुत अच्छा, उसके सेहत के लिए बहुत अच्छा था। और वो चलती थी, बिल्कुल, दौड़ती थी, फिजिकल एक्सरसाइज होती थी और मनपसंद खाती थी, और घर में आती थी तो अमृत तुल्य दूध देती थी। तो अब वो गोचर भूमियां कहाँ चली गई, उनके ऊपर किन्होंने कब्जे कर लिए? तो वो गोचर भूमि आज गाय से छीन ली गई है, और मैं ये कहूँ कि गाय की भूमि गाय से छीन ली गई है। अच्छा, तो अब उसके लिए बची है सड़क। तो सड़क पे वो एक्सीडेंट का कारण बन रही है। तो आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन अगर इस समस्या का पूरा हल हम करना चाहते हैं तो हमें गोचर भूमि गाय को देनी होगी। अब इसके लिए क्या मानव जाति तैयार है? क्या हमारा सिस्टम जो इसके लिए तैयार है? तो इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जिस देश में भगवान कृष्ण की प्यारी गाय डस्टबिन पे खड़ी है, तो उस देश के वासियों को ज़रूर सोचना चाहिए। ये दुर्गति आज जो हुई है, इसके पीछे गाय का कसूर नहीं है, ये हमारा ही कसूर है। इस व्यवस्था को अगर इस हद तक ये समस्या आ गई है, तो ये मात्र ये कह देना कि गाय तो सड़क पे एक्सीडेंट का कारण बन रही है, बहुत पीछे की तरफ देखना पड़ेगा कि उसको इस हालात तक लाने का जिम्मेदार कौन है।
क्या कोई जिम्मेदारी लेगा इसकी बात के ऊपर? ऐसे हल है अमन जी कि ये सारी व्यवस्थाओं को बदला जा सकता है। अच्छा। ये कोई सड़क पे गाय नहीं नज़र आ सकती, उसे उसे उसके हिस्से की ज़मीन देनी होगी और सारे मसले हल हो जाएंगे। जिस देश में गाय की ये दुर्गति हो रही है, वहाँ पर उन्नति के मापदंड क्या हैं, इन पे थोड़ा गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है स्वामी जी, मेरे साथ साथ बहुत सारे दर्शकों के लिए ये बिल्कुल एक नया विषय है और मैंने भी इसके बारे में पहले नहीं सुना था कि इस तरह से इतनी भूमि है। और जैसे आप बता रहे हैं तो फिर तो लाखों एकड़ भूमि है, तो उसमें तो इतनी तो गाय है ही नहीं, वो तो बड़ी आराम से जीवन व्यतीत करेगी। एक हमने एक वीडियो भी डाली थी, आप देखें उससे चैनल पे जाकर, उसका शीर्षक था 1 करोड़ गौ रखने वाले जो गौपालक, ऐसा भी था। ठीक है, तो उसमें जो इससे भी समृद्ध पहलू था अच्छा भारत का, कि कोई आदमी कितना अमीर है इसका मापदंड आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, या ज़मीन कितनी है, या धन सोना कितना है, ये नहीं था। या हवेलियाँ कितनी, ये नहीं था। पुरातन भारत में आपके पास गाय कितनी है, ये आपके अमीर होने का मापदंड होता था। अच्छा, इसे गौधन ऐसे नहीं बोला जाता, गौधन था। तो कोई कितना अमीर है, किसी के पास 50,000 गाय होती थी, किसी के पास लाख होती थी, ऐसे भी थे जिनके पास करोड़ गाय थी। इसका हमारे पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। तो ये हमारा इतिहास था, बड़ा गौरवान्वित इतिहास था, बहुत ही जैसे आप ये कह लीजिए कि ऐसी व्यवस्था थी जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हम सड़क पे कहाँ से आ गई? मैं कहता हूँ कि थोड़ा लंबा सोच के चलें, कहीं ना कहीं चूक हुई है, उस चूक को दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल स्वामी जी, जिस देश में करोड़ों गौ पालन पहले हो रहा हो और इतने साइंटिफिक तरीके से हो रहा हो, तो तभी तो हम भारतीय सबसे फिट थे और सबसे अच्छे थे। दूध की नदियाँ बहती थी भाई साहब। बिल्कुल सही बात है। आज दूध दिखने को नहीं मिल रहा। मेरे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी, मैं बताना चाहूँगा। महाराज जी कहते हैं, जिस देश में घी दूध की नदियाँ सदा बहती रही, बच्चे तरसते आज हैं गौ दूध का दर्शन नहीं। शीर दो नवनीत दो, संतति सुरक्षा का यतन, नंदनी जगवंदनी माँ कामधेनु को नमन, नंदनी जगवंदनी माँ कामधेनु को नमन। क्या बात है स्वामी जी। तो ये प्रयास बहुत आगे तक जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें आज हमने आपसे जानी सीखी और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पसंद आएंगी। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपकी वीडियोस में सुनने को नहीं मिलते और एक आम जन भाषा की रूप में आपसे पूछे। मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाव गलत नहीं थे उसके पूछने के कारण, बस ये था कि जो आज का यूथ है वो किस तरीके से इसको सोचता है, कैसे इन चीज़ों को एनालाइज करता है, अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता है। तो कामधेनु गौशाला फिर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स भी करती है कि आपसे सीख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं जो हम ले सकते हैं कामधेनु गौशाला से? बिल्कुल, वैसे तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन उसकी तिथि कोई निर्धारित नहीं होती, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत हैं, अलग अलग सेवाएं हैं आश्रम में। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से सीख सकते हैं, बाकी हम वीडियोस के माध्यम से तो सिखा ही रहे हैं। और भी कोई ऐसे सोशल पोर्टल्स के ऊपर ऐसे माध्यम होंगे आने वाले समय में, तो हम ज़रूर लोगों को, हम तो जो गुरुदेव ने सिखाया वही बता रहे हैं लोगों को। और एक चीज़ और है स्वामी जी, जैसे मैं आज आश्रम में आया, कामधेनु गौशाला को देखा, तो मुझे लगा कि सिर्फ गौशाला होगी, पर यहाँ पे तो एक भव्य आश्रम बना हुआ है। तो जैसे मैं एंटर हुआ तो मैं कामधेनु गौशाला का बोर्ड ढूंढना चाह रहा था, पर मुझे सामने दिखा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। तो ये चीज़ आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें पूरे संस्थान के बारे में, और कैसे गौशाला का इसके अंदर जुड़ाव है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि कामधेनु गौशाला जो चैनल के ऊपर आप गाय की बात ही सुन रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन कामधेनु गौशाला एक दिव्य ज्योति का एक छोटा सा प्रकल्प है। दिव्य ज्योति बहुत बड़ा संस्थान है जिसके कर्णधार सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, और दिव्य ज्योति के कई प्रकल्प हैं। अच्छा, उनमें से एक प्रकल्प है कामधेनु संरक्षण का।
ठीक है जी, जिसके अंतर्गत आप इस चैनल पे वीडियोस देखते हैं। लेकिन मैं गौशाला में मेरी सेवा है, लेकिन मैं गुरु महाराज जी के मिशन को समर्पित हूँ। मैं संन्यास आश्रम में हूँ और मेरे जैसे हजारों सन्यासी हैं जो गुरु महाराज जी के शिष्य एवं शिष्याएं हैं। तो इसमें मुझे सेवा गौ की मिल गई तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं इस मिशन में क्यों हूँ और मैंने इस मिशन में अपने आप को समर्पित क्यों किया, ये पॉडकास्ट फिर लंबा हो जाएगा। नहीं स्वामी जी, ऐसा है कि थोड़ा सा प्रकाश डालें कि मिशन के बारे में, जो एक आइडियोलॉजी होती है संस्थान से क्या चीज़ें हैं, कि थोड़ा एक जनरल सी चीज़ें लोगों, क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियोस में आप गाय की तो बातें कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा ये अध्यात्म के बारे में भी, आप एक संत चोले में हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही। तो ब्रह्मचारी संन्यास आश्रम में है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं हमारे दर्शकों को, कि उनको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हो जाए, तो उसके बारे में बताएं। नहीं, ज़रूर। दरअसल ये विषय थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जितना वैज्ञानिक गौपालन है उससे भी हजारों गुना वैज्ञानिक है हमारे भारत का अध्यात्म, ठीक है ना। और अध्यात्म की सच्ची परिभाषा क्या है, कहीं ना कहीं वो छूट रही है। आज इस चोले में अनेक संत हैं, बिल्कुल। कुंभ के ऊपर आपने कई संतों के दर्शन किए हैं। तो चोला भगवा डाल लेने से संत हम बन गए हैं, ये थोड़ा सा अधूरी होगी बात। चोला तो कोई भी डाल सकता, आप डाल सकते हैं, लोग आपको प्रणाम करना शुरू कर देंगे। क्या चोला जिसने डाला है वो संत है? ठीक है ना, नहीं। हमें इसके लिए अपने ग्रंथों की तरफ जाना पड़ेगा, हमें भागवत पुराण की तरफ जाना होगा, हमें श्रीमद् भागवत गीता की तरफ जाना होगा, हमें उपनिषदों की तरफ जाना होगा, हमें महापुरुषों की वाणियों को सुनना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि बहुत विस्तृत है ये, लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, इसका जो नाम ही है ये इसकी आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, दिव्य का मतलब अलौकिक है, जो दिव्य है, बिल्कुल। ज्योति, अब एक तो ज्योति हम जला रहे हैं, जिसके लिए घिया और दिया और बाती की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। लेकिन एक ज्योति की बात की गई है हमारे महापुरुषों ने, जो समस्त ब्रह्मांड को चला रही है, हमें भी चला रही है, लेकिन वो है भी हमारे भीतर ही, ठीक है ना। वो उस दिव्य ज्योति को जो जागृत करता है, उस संस्थान का नाम है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। अब उसे जागृत कैसे करना है, यही तो संत का लक्षण है। संत प्रवचन कितने अच्छे कर रहा है, वो बोल कितना अच्छा रहा है, या उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, जो एक भाषा का ज्ञान है, या उसके पीछे भीड़ है। कुछ चीज़ों का मापदंड लगाकर हम किसी को संत की उपाधि दे देते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ ऐसे नहीं करते। संत कौन है और वो देगा क्या, ये बहुत ही वो है, एक सोचने और जानने वाली चीज़ है। संत अलौकिक चीज़ देगा आपको, वो ईश्वर को आपके भीतर प्रकट कर देगा। नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि ईश्वर को देखा जा सकता है? बिल्कुल। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिव्य ज्योति में आएंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा। यही हमारे संस्थान की विलक्षणता है। ईश्वर मानने का विषय नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है, ईश्वर देखने का विषय है, लेकिन उसे अगोचर भी कहा गया। अगोचर मतलब जो आपके इंद्रियों की पहुंच से परे है। इसीलिए दिव्य, वो जो ज्योति है, भर्गो ज्योति है, उसे इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता।
एक नेत्रहीन व्यक्ति भी उसे देख सकता है। अब आप सोचेंगे कितना आंखों से देखा जाता है। हाँ। हर एक चीज जो दुनिया की दृष्टिगोचर चीज है वो आंखों से देखी जा सकती है। तो फिर दिव्य दृष्टि का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? अब आप गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुझे अब दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूं। अच्छा। ठीक है, अब ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा कि एक होती है दृष्टि, एक होती है दिव्य दृष्टि। एक दृष्टि तो संजय को दी थी, जो कि धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट महाभारत का सुना रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है। अब यहां पर तो हमें गीता का पाठ करने के बाद ये सवाल स्वतः ही उत्पन्न होना चाहिए था हमारे अंदर कि भाई ये दिव्य दृष्टि क्या है? तो संत ने ये बताना होता है। संत बताता नहीं है, वो दिव्य दृष्टि का उन्मूलन कर जाता है, वो उसे दिखा देता है। नहीं, इसका जिक्र गीता में कहाँ आता है जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि का? देखिए, जब अर्जुन बहुत सारे सवाल कर रहा था तो उन सवालों का जवाब भगवान कृष्ण दे रहे थे। तो एक क्षण ऐसा आया जब भगवान ने उसे कहा कि न तुमाम शक्य से द्रष्टुम मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, कि तू मुझे इन दो आंखों से नहीं देख सकता, हालांकि उसके सामने खड़े हैं। अच्छा। अब मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे तू मेरे तत्व स्वरूप को जानेगा। ये बड़ी जबरदस्त उद्घोष था ये, और उन्होंने दिया भी। जब अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि दी तो उसने अपने भीतर अनंत सूर्यों का प्रकाश देखा, दिव्य दर्शन हुए। यही जैसे हम पेंटिंग्स नहीं देखते, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सिर पे हाथ रख रहे हैं और उसके पीछे बहुत विराट स्वरूप ईश्वर का दर्शन हो रहा है। वो बाहर नहीं हो रहा था। अच्छा। वो अपने भीतर कर रहा है। और ये हमारे सारे ही धार्मिक ग्रंथों का सार है, दिव्य दृष्टि का उन्मूलन हो जाना, दिव्य दृष्टि का प्रकट हो जाना। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत जरूरी मैं बताने जा रहा हूं कि इस दिव्य दृष्टि को वो ही खोल सकता है जो पूर्ण गुरु है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है जो। अच्छा। मतलब कि इसकी एलिजिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि कोई भी इसे खोल देगा। जो स्वयं ईश्वर में स्थित है और आपको स्थित कर सकता है, उसे पूर्ण गुरु बोला गया है, उसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहा गया है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही दिव्य दृष्टि को खोल सकता है। तो जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी आपको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, और गुरु वो साक्षात्कार करवाता है। ये विज्ञान सम्मत है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। सो गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, उन्होंने वो साक्षात्कार करवाया है, तब हमने ये संन्यास लिया है। ठीक है, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो संस्थान से जुड़कर उस अनुभूति का दर्शन कर रहे हैं। तो ये मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा विषय विस्तृत है ये, लेकिन हमें संत महापुरुषों के पास जाकर एक तो हमारी जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए और क्या हम ईश्वर प्राप्ति की तरफ अग्रसर हैं कि नहीं हैं, हमारे सवाल क्या हैं, सही सच्चे गुरु और दूसरे गुरु में क्या अंतर है। तो इन मापदंडों के ऊपर, इन विषयों के ऊपर गहन चिंतन करना चाहिए। तो ये आपने सवाल किया था तो मैंने ये जवाब दिया आपको जी। नहीं, बिल्कुल स्वामी जी, ये विषय तो बहुत बड़ा है और मुझे लगता है इसके लिए तो एक कंप्लीट पॉडकास्ट अलग से किया जाए तो भी कम पड़ जाए, क्योंकि जो चीज़ें आपने बताई और इतने ब्रीफ में बताई, कि मैंने बिल्कुल एक ना शॉर्ट में बता के वापस आ गया हूँ। ये बहुत ही विस्तृत विषय है और बहुत ही ज़रूरी भी है। बिल्कुल। और मुझे जहाँ तक ये समझ भी आ रहा है कि हमें जीवन इसी के लिए मिला है, बाकी तो सारे काम चल ही रहे हैं साथ के साथ। ये हमारे अगले पॉडकास्ट में इसका जवाब दूंगा मैं। चलो बिल्कुल स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत चीज़ें आपसे आज सीखी, और मेरे लिए भी कई ऐसे शब्द और कई नई चीज़ें सीखने को मिली, और हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे सीखने को मिलेंगी इसमें। और मैं सभी से यही विनती करूँगा कि आप कामधेनु गौशाला आएँ, विजिट करें और गौ पालन को जितना साइंटिफिकली स्वामी जी ने हमें बताया और हम उसी तरीके से उसको फॉलो करें ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिलें।
और जितनी हम सीख सकते हैं ऐसा नहीं है, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है और बहुत ही विज्ञान सम्मत है। मुझे भी आज इसको बहुत डिटेल में समझने का मौका मिला और मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि इसको सीखेंगे, जानेंगे और लागू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देसी गौपालन को हम आगे लेके जाएंगे। और स्वामी जी, आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं साथ के साथ कि हमारे जितने भी दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं आगे भी जुड़ेंगे और वो महाराज जी की कृपा से और मार्गदर्शन से सारी ये चीज़ों को समझें, आगे बढ़ें। और इसी के साथ स्वामी जी आज को यहीं एक बार विराम देते हैं, आगे सभी के कमेंट्स लेते हैं। उनके जो प्रश्न हैं वो कमेंट्स में आप डालिए, हम अगले पॉडकास्ट में स्वामी जी से उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि अगर हम लगातार डिस्कस करने जाएं, क्योंकि मैं स्वामी जी ने जो जो टॉपिक्स मुझे बताए और जिनको मैंने समझा, अगर उनको हम एलेबोरेट करें तो एक एक टॉपिक ही एक एक पॉडकास्ट है। कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का और आशुतोष महाराज जी का ये जो प्रकल्प है कामधेनु गौशाला, ये लोगों को बहुत ही नई दिशा दे रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, कारवां बड़ा ही होता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। तो आपका स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल।